नर्सिंग असिस्टेंट का जो 2 मई को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, 2 मई को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। उनके क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही उनका सॉल्यूशन भी करेंगे और साथ ही वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले सामान्य ज्ञान का पार्ट देखेंगे, जीके का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। क्लियर? और ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स की अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 6 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एजीटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोहड़ी त्योहार में किस देवता की पूजा होती है? तो लोहड़ी त्योहार में किस देवता की पूजा होती है? अग्नि देवता की, अग्नि देवता। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है? तो जो भारतीय मरुस्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। मुख्य रूप से कहाँ होता है? राजस्थान में है ये। तो लूनी नदी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे देखेंगे, किस उम्र में बालक को साक्षर माना जाता है? तो 7 वर्ष की आयु में बालक को साक्षर मान लिया जाता है। ठीक है? आगे देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 253 और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एजीटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, है ना, निःशुल्क शिक्षा। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 136 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एजीटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एमपी के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम पूछा है तो कौन है? मोहन यादव जी, मोहन यादव। और ये क्वेश्चन एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उस क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। ठीक है? आगे देखेंगे, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन फास्से, आपका राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स के जो यूट्यूब चैनल है उसमें करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहां पर इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मिराज 2000 क्या है? तो मिराज 2000 क्या है? लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान है ये। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 193 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एजीटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो भारत की जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? 15% है। कितना? 15%। और इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ करंट अफेयर्स की क्लास होती है हर बुधवार को, वहाँ इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया गया है। इस प्रकार से सामान्य ज्ञान में 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 7 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 30 प्रश्नों का औसत 42 है। तो जैसा कि आपको पता है, औसत बराबर होता है कुल योग अपॉन संख्या। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कुल योग ये बराबर आएगा औसत
गुणा संख्या के। अब क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि 30 प्रेक्षणों का औसत 42 है, तो इनका योग क्या आ जाएगा 30 गुणा 42, जो कि कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 1260। आगे कह रहा है कि प्रारंभ से 16 का औसत 42 है, तो इनका योग क्या आएगा 16 गुणा 42। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 2 3 कैरी, और 16 गुणा 4 64 और 3 67, तो यह आ जाएगा 672। आगे कह रहा है कि अंतिम से 16 का 38 है, तो इनका योग आएगा 16 गुणा 38। इसको सोल्व करेंगे तो 16 गुणा 8 128, 8 12 कैरी, 16 तिया 48, 48 और 12 60, तो यह आ जाएगा 608। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे कुल प्रेक्षण कितने हैं 32, लेकिन प्रश्न में कितने प्रेक्षण हैं 30, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इन दोनों के योग में से ये योग घटा देंगे तो अपने पास 2 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा, और वो 2 प्रेक्षण कौन से होंगे 15वें और 16वें। तो इनका योग करेंगे तो 8 और 2 10, 0 1, 7 और 1 8 और 6 6 12, तो इन दोनों का योग आएगा 1280। अब अगर हम उन दोनों के योग में से ये योग घटा देंगे तो ये अपने पास आएगा 20 के बराबर। तो ये क्या है जो वो 2 प्रेक्षण है उनका योग, तो 2 प्रेक्षणों का योग आ गया अपने पास 20। अब अपने से क्या करा है उनका औसत बताओ। अभी आपको बताया औसत बराबर होता है कुल योग बटे संख्या, तो योग कितना 20 और संख्या कितने 2 का निकालना है, तो बटे में आ जाएगा 2, तो ये बराबर आ जाएगा 10 के। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बुक में जिसका कोड है 549, पेज नंबर 111 और क्वेश्चन नंबर 44 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है जिसमें प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। देखिए 100 प्रश्न है, अब हमें नहीं पता कि उसने कितने प्रश्न सही किए या फिर कितने गलत किए। तो देखिए सही प्रश्न और गलत प्रश्न, अब देखो क्या कह रहा है सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। अब प्रश्न कितने हैं 100, हमने ये मान लिया कि उसने 100 के 100 प्रश्न सही कर दिए, तो इसका मतलब उसे कितने अंक मिल जाएंगे 200। आगे कह रहा है कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। हमने ये मान लिया कि उसने 100 के 100 प्रश्न गलत कर दिए, तो इसका मतलब उसको कितने अंक मिलेंगे 50। अब गलत किया तो माइनस, ठीक। अब क्या करा आगे, इस प्रकार उसने 75 अंक प्राप्त किए। अब हम इनका क्रॉस अंतर निकालेंगे, तो 200 में से 75 जाएंगे कितने बनेंगे 125, और 75 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 75 और 50 125। अब इन दोनों का अनुपात करेंगे तो ये आएगा 1:1। अब ये क्या है, ये है कुल प्रश्नों की संख्या। अब कुल प्रश्नों की संख्या अनुपात के हिसाब से कितना है 1 और 1 2, लेकिन अपने पास प्रश्न कितने हैं 100, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है 100 के, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/2, जो कि कितना हो जाएगा 50। अब अपने से क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि उसने कितने प्रश्न सही किए, तो कितने प्रश्न सही किए 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 50, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बुक जिसका कोड है 549, पेज नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 36 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 7/3 तथा 10/3 के मध्य एक प्रीमिय संख्या बताओ। देखिए आपको याद रखना है कि अगर यहां पे 1 नहीं लिखा है और आपसे यह पूछे कि 7/3 तथा 10/3 के मध्य प्रीमिय संख्या बताओ, तो आपको याद रखना है 2 नंबरों के मध्य कितनी प्रीमिय संख्या होती है अनंत, तो इसका आंसर क्या हो जाता है अनंत। लेकिन अपने से यहां पे क्या पूछ रहा है कि मध्य एक प्रीमिय संख्या बताओ, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, क्या होगा a+b/2, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो 7/3 प्लस 10/3 और अपॉन में 2, ठीक। अब 7/3 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा 17/3 और अपॉन में 2। अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 17/6, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17/6। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी
बुक आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ में पेज नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अपने से इसका x के संदर्भ में समाकलन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक तो यह कि 1 प्लस कोस 2 थीटा ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा के। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसको याद करने का ये तरीका है, आपको याद रखना कि प्लस आए तो क्या आएगा कोस स्क्वायर और माइनस आए तो क्या आएगा साइन स्क्वायर। दूसरा आपको याद रखना है कि एंगल क्या होगा आधा, 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा थीटा। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर से कॉमन आ रहा है 6, तो यहां पे अपने पास बचेगा 1 प्लस कोस 6x। ऐसे नीचे से भी कॉमन आ रहा है 6, यहां पे बनेगा 1 माइनस कोस 6x, तो 6 से 6 कट गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस है तो क्या आएगा कोस स्क्वायर और एंगल क्या होगा आधा। अब 6x का आधा कितना हो जाएगा 3x। ऐसे ही माइनस आए तो क्या आएगा साइन स्क्वायर और एंगल क्या होगा आधा। अब 6x का आधा 3x, तो 2 से 2 कट गया। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोट स्क्वायर, तो यह आएगा कोट स्क्वायर 3x। अब आपको पता है स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यह बराबर आया कोट 3x के। ठीक है, अब हमें इसका समाकलन करना है x के संदर्भ में। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि कोट x का x के संदर्भ में समाकलन क्या होता है log ऑफ साइन x और प्लस में c। ठीक, तो इसका समाकलन करेंगे x के संदर्भ में, तो यह आएगा log ऑफ साइन 3x। ठीक, अब आपको 3x का अवकलन करना है जो कि कहां लिखना है नीचे। अब 3x का अवकलन करेंगे जो कि कितना आएगा 3, तो उसको लिखेंगे नीचे और प्लस में आएगा c। तो इसका समाकलन होगा 1/3 log ऑफ साइन 3x प्लस c। आर्मी नर्सिंग के पेपर में मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमारी बुक में से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है इसमें भौतिक विज्ञान का कि ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल अब क्या होती है अनुदैर्ध्य, जैसे ये तरंग हमारे पास है। अब इसमें जो माध्यम के कण हैं, यदि वो माध्यम के कण इस ध्वनि की तरंग की दिशा के सापेक्ष गति करते हों इस तरह से, यानी कि दाएं बाएं यानी कि आगे पीछे इस तरह से इस ध्वनि की तरंग के सापेक्ष गति करते हों, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। लेकिन जो ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स या फिर हम अनुप्रस्थ कह सकते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ, तो उसमें क्या कहेंगे कि जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं, जैसे इस तरह से ऊपर नीचे गति करते हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो ये पार्ट तो हमने अनुदैर्ध्य का और ये अनुप्रस्थ का बताया। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, और जो प्रकाश की तरंग है उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर था अनुदैर्ध्य। अब ये जो क्वेश्चन है अभ्यास का पेपर सेट है आर्मी नर्सिंग का, उसमें पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20वां है। नेक्स्ट है भी हवा ऊष्मा की क्या है। तो जो हवा होती है वो ऊष्मा की कुचालक है भाई। हवा ऊष्मा की क्या है कुचालक होती है, क्योंकि जैसे हम हवा को गर्म करते हैं तो जो अणु गर्म होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बीच वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे कि हवा ऊष्मा की क्या है कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है। अब जो ये क्वेश्चन है ऊष्मा वाला टॉपिक है, यानी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 69 पर है। ऊष्मा का जो टॉपिक है ऊष्मा संचरण की विधि दिखा रखी है, संवहन, कंडक्शन और विकिरण, यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट है क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित गति का कौन सा नियम है। तो तीसरा नियम होता है अभी थर्ड नियम। गति के 3 नियम है और गति के नियमों का वर्णन किसने किया, न्यूटन ने किया था भाई। कौन सी बुक में, इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया
इसमें इन्होंने गति के तीनों नियमों का वर्णन किया है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किससे संबंधित है? तीसरे नियम से होता है। तो आंसर था गति का तीसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या होता है भाई? संवेग संरक्षण का नियम याद रखेंगे। संवेग आवेग का नियम होता है। फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये उपनाम है इनके, तो जरूर याद रखेंगे आप। पूछ सकता आपसे कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया का तो तीसरा नियम है, संवेग आवेग का दूसरा है, जड़त्व का नियम पहला है। लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कहां पर? आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 11 पर है, गति के नियम। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में असत्य कथन बताना है भाई। तो वही बात है जैसे फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और इसमें भी। तो यानी कि असत्य कथन बताना हमें कि चुंबक के बारे में कौन सा गलत कथन है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चुंबक का टुकड़ा है, यदि हम उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो उनके ध्रुव कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना था। तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर था कि भाई जो दोनों ध्रुव हैं वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। ऑप्शन में दे रखा था कि वो अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें असत्य कथन उठाना था। तो यही था कि वो अलग अलग हो सकते हैं, ये वाला अलग अलग हो सकते हैं, ये ऑप्शन में आंसर था। तो यानी कि हमारे अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वो अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे इसके टुकड़े बना दिए हमने, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ था, तो यहाँ पर नॉर्थ है, टुकड़े बनने पर इस पर ऑटोमेटिक साउथ हो जाता है। इधर साउथ था तो इस पर ऑटोमेटिक नॉर्थ आ जाता है। इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि जो बल रेखाएं होती हैं वो इस तरह से चलती है इनमें, यानी नॉर्थ से तो निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो इनकी जो दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, लेकिन अंदर में जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी से नॉर्थ की ओर जाती हैं। दूसरा, जो चुंबक है उसके मिड पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेता है, चुंबकत्व पूछ लेता हमारे से, तो शून्य होता है भाई, मिनिमम भी कह सकते हैं, न्यूनतम या शून्य कहेंगे, क्योंकि जहां पर बल रेखाएं जितनी ज्यादा होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होता है, तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी कहां पर? हमारी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 133 पर जो चुंबक का टॉपिक है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें से उठाया गया है, तो आपको उन्हीं में से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर था कि भी दोनों ध्रुव अलग हो सकते, ये असत्य कथन था, तो अलग कभी भी नहीं हो सकते। और भी ध्यान रखने हमें कि अलग अलग ध्रुवों के बीच आकर्षण बल होता है और एक जैसे ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। नेक्स्ट है अभी, तो इस तरह से ये फिजिक्स के 5 क्वेश्चन थे, 5 में से स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास 4 ही भेजे गए हैं। चारों में से जो चारों के चारों हमारी बुक से ही उठाए गए हैं, एस के बुक से। अब हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना भी, खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर धमनी व सिराएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कीटों के अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा भी? कीट के अंदर। ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार ऑप्शन के अंदर दे देगा कि खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है, कौन से फाइलम के अंदर, कौन से संघ के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना है भी, ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के अंदर जो जीव आते हैं उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य में कैसा होगा भी? बंद व दोहरा परिसंचरण। यह जो क्वेश्चन है आपको हमारी एस के पब्लिकेशन की आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की यह जो गाइड है इसके अंदर आपको पेज नंबर 302 के ऊपर परिसंचरण तंत्र वाले टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल जो टेस्ट होता है ये किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये जो जांच होती है ये किसके लिए की जाती है? टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड होता है भी, इसे ही क्या कहा जाता है? मियादी बुखार कहा जाता है। अन्य पॉइंट हमें इससे क्या ध्यान रखना है कि यह एक जीवाणु जनित रोग है और इसका जीवाणु कौन सा होता है?
साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के अंदर प्रभावित पूछ ले कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत प्रभावित होती है। यह जो क्वेश्चन है ये हमारे आर्मी सामान्य विज्ञान के लिए नर्सिंग और वेटरनरी सहायक का जो पेपर सेट है अभ्यास, इसके अंदर आपको पेज नंबर 12 के ऊपर बायो वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ऐसा सरीसृप जो मछली जैसा होता है, यानी कि मछली के जैसा सरीसृप कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा भी? इक्थियोसोरिया। इक्थियोसोरिया। इक्थियोसोरिया है भाई, इसे ही क्या कहा जाता है? मनी सरीसृप कहा जाता है, यानी कि इसे ही मीन सरीसृप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ध्यान रखना है भी, मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई सार्कोमेयर। मांसपेशियों से अन्य जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है भी, इससे प्रश्न पूछ लेता है कि मांसपेशियों के अंदर थकान किसके कारण होती है? तो ध्यान रखना है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों से होने वाला रोग है, यानी कि मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो उसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे थे, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी डिजीज कैसी होती हैं भी? कीटों के द्वारा होती है, मच्छर के द्वारा होती है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो हमारी बुक है इसके अंदर पेज नंबर 311 के अंदर जो बीमारियों वाला टॉपिक दे रखा है उसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आर्थ्रोपोडा संघ का श्वसन अंग, तो यह प्रश्न ऐसे पूछ लेता है भी, कीटों का श्वसन अंग। तो ध्यान रखना है इनका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रेकिया होता है। श्वास नली होती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो नर्सिंग और वेटरनरी सहायक की जो हमारा अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज 45 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 में ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होता है? तो ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रखना है इसे ही कोशिका का क्या कहा जाता है भी? शक्ति घर कहा जाता है। इसके अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और एटीपी होता है इसे ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, इसे ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की हमारे इस गाइड के अंदर आपको पेज नंबर 301 के ऊपर कोशिका वाले चैप्टर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, फल होता है, फल जो होता है ये क्या होता है भी? पका हुआ अंडा से होता है। तो ध्यान रखना भी फल एक पका हुआ अंडा से होता है। या ऐसे भी मिल जाएगा ऑप्शन है, निषेचित अंडा से कोई क्या कहा जाता है भी? निषेचित अंडा से फल कहलाता है। पेड़ पौधों के अंदर निषेचन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है भी? अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको आर्मी
के अंदर नर्सिंग भर्ती के जो हमारा मॉडल पेपर है 51 पेपर्स का, इसके अंदर आपको पेज नंबर 205 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? तो ध्यान रखना है भाई, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसा बनता है? सीधा। हमने बायो के जो क्वेश्चन है वो पढ़े भी। ध्यान रखना है, बायो के 15 जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास बच्चों ने 9 क्वेश्चन भेजे। इन 9 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन से हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है अभ्यास पेपर सेट है इनसे आए हैं। तो क्वेश्चन है पहला हमारे पास 2H2O प्लस O2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 2H2O बनाते हैं। तो कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम हैं? तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो रिएक्शन दिखाई गई है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। हमारे से यहाँ पर क्या पूछा गया है? 2H2O में ऑक्सीजन के ग्राम पूछे हैं, यानी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने ग्राम है या ऑक्सीजन का परमाणु भार के अकॉर्डिंग कितना है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑक्सीजन का एक अणु है भाई, यानी कि ऑक्सीजन 2 है हमारे पास। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है 16 होता है। 2 अणु है तो हम 16 से गुणा करेंगे, कितना? 32 ग्राम आ जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या था? 32 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन के ग्राम पूछा है या ऑक्सीजन का भार पूछा है तो कितने आ जाते हैं? 32 ग्राम आ जाते हैं। तो यानी कि ये भी ध्यान रखना है कि ये जैसे गैसीय रूप थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं भाई। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि गैस से द्रव में बदलना किस में? संघनन में आता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया के अकॉर्डिंग जाता है? संघनन में जाता है, वो भी ध्यान रखना हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के बारे में असत्य कथन बताना है भाई। तो अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन के बारे में कौन सा असत्य कथन था। जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे भाई नाइट्रोजन का प्रयोग किसमें? बल्ब में जलन अवरोध के लिए होता है, जलन अवरोध के लिए। इसी तरह दूसरा ऑप्शन था चिप्स व कुरकुरों के पैकेट में, चिप्स व कुरकुरों के पैकेट में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा था वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 21% है। इसी तरह से चौथा ऑप्शन था नाइट्रोजन का प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में होता है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें आंसर देना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 21 नहीं होता, कितना है? 78% है। तो यहाँ पर हमारा असत्य कथन उठाना था, तो आंसर कौन सा? थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस के बारे में जो असत्य कथन कहा गया है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या था ऑप्शन में। तो यहाँ पर आंसर करेंगे हम वायुमंडल में नाइट्रोजन 21% वाला असत्य कथन होगा, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। नेक्स्ट है भाई, भौतिक परिवर्तन में क्या स्थिर रहता है? स्थिर का मतलब भाई जो चेंज नहीं होता यानी जिसकी वैल्यू एक समान रहती है, सेम रहती है। तो जो द्रव्यमान है पदार्थ का, मास होता है द्रव्यमान, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भौतिक परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ये बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था तो बदल जाती है लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और उसका जो द्रव्यमान है पदार्थ का वो भी सेम रहता है। जैसे मैं कहूँगा मोम का पिघलना, मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन में है भाई। पानी का जमना, पानी का वाष्पीकरण या फिर अल्कोहल का आसवन, ये सब किसमें? भौतिक परिवर्तन में ही आते हैं। इसी तरह बल्ब का जलना भी भौतिक में, बैटरी का चार्ज होना भौतिक परिवर्तन में। अब बल्ब का जलना में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जलने से संबंधित करके। बल्ब का जलना का मतलब प्रकाश देना, स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लगा, स्विच ऑफ किया तो बल्ब बंद हो गया, वापस वही रूप आ रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। इसी तरह से बैटरी का चार्ज होना, बैटरी का चार्ज करना कह दो या चार्ज होना। भाई मोबाइल बैटरी है या फिर इन्वर्टर की बैटरी डिस हो जाती है, दोबारा से उसको चार्ज करके वही रूप ले लेते हैं। तो परिवर्तन कौन सा? भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना, कांच का टूटना वो भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन ही होता है, क्योंकि कांच को
तोड़कर पिघलाकर दोबारा वापस वही रूप दे सकते हैं। तो ये सब किसमें, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 238 पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिखाए गए हैं, उन्हीं में है। नेक्स्ट अभी कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कार्बन 6 नंबर पे है, तो 2 और 4 बनता है। अब यहाँ से बाहर वाली कक्षा में कोई भी परमाणु होता है पूरी करना चाहता है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर या किसी को इलेक्ट्रॉन देकर। अब लेने देने का काम कब करते हैं, यानी कि बाहर वाली कक्षा में 4 से अधिक बच जाते हैं तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो लेते हैं भाई, और 4 से कम बच गए तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और 4 ही बच गए तो दोनों काम करते हैं। तो कार्बन के साथ यही है, 4 बच रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 किसी से ले भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 4 है भाई। ऑप्शन में 4 आंसर था, वही आंसर होगा। वैलेंसी क्या होती है कि बाहर वाली कक्षा में वे इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हो या आदान प्रदान का काम करते हो, शेयरिंग का काम करते हो, उस परमाणु की क्या कहलाते हैं, संयोजकता कहलाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो नर्सिंग का अभ्यास पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 147 पर क्वेश्चन नंबर 40 है। नेक्स्ट है भाई अमोनिया का रासायनिक सूत्र। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH3 होता है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में भी किया जाता है। और जैसे यूरिया है या फिर और अमोनियम उर्वरक बनते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अब ये क्वेश्चन जो हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 223 पर दिखाया गया है, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताया गया है। तो वहां पर अमोनिया का सूत्र भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करने पर क्या बनता है। तो नाइट्रोजन N2 और प्लस में हाइड्रोजन है भी H2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं भाई इनको गर्म करने पर, यानी कि NH3। तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, बैलेंस करते हैं इसको, तो 2 नाइट्रोजन हो गए और हाइड्रोजन कितने 6 बन रहे हैं। तो यहाँ से हम 3 लगाते हैं, 3 दूनी 6। तो इस तरह से अमोनिया बनता है भाई। तो ऑप्शन में क्या था, यहाँ पर अमोनिया था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अमोनिया के 2 रेशो यानी अमोनिया बनता है इनको गर्म करने पर। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 234 पर दिखाया गया है। एज इट इज ऐसे अभिक्रिया करके दिखाया गया है। तो वहां से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है भाई। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको यदि हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में था, उसी को आंसर कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। तो ये भी क्वेश्चन जो नर्सिंग का अभ्यास पेपर सेट है पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 27 है। नेक्स्ट है भी नाइट्रोजन से बनने वाला कृत्रिम उर्वरक क्या है। तो नाइट्रोजन से बनने वाला कृत्रिम उर्वरक कौन सा, यूरिया है भी। आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है यूरिया। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा, नाइट्रोजन होता है, कितना 46%। तो यहाँ पर आंसर था यूरिया। और कौन कौन से तत्व हैं, तो यूरिया का सूत्र भी ध्यान रखेंगे, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। किस किस से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये 4 से मिलकर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से यूरिया मिलकर बनता है। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है पेज नंबर 227 पर है। फर्टिलाइजर दिखा रखे हैं, अमोनिया से संबंधित, नाइट्रोजन से संबंधित, पोटेशियम से संबंधित। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन से संबंधित था। नेक्स्ट है सांद्रता किसमें मापी जाती है। तो जो कंसंट्रेट है, ये कंसंट्रेशन है, वो मोलरता में मापी जाती है भाई। तो उनके अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन में मोलरता के अकॉर्डिंग ले रखा था भाई, मोलरता के अकॉर्डिंग। तो मोलरता को किस में, मोल्स पर लीटर, मोल्स
पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो ऑप्शन में था मोल्स पर लीटर आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन भी जो हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है, पेज नंबर 220 पर दिखाया गया है। अम्ल क्षार लवण का टॉपिक है, तो उसमें कंसंट्रेट यानी कि सांद्रता के बारे में बताया गया है। मोलरता, तो वहां से हम इसको मापते हैं सांद्रता को, कंसंट्रेट को, तो मोल्स पर लीटर कहेंगे। नेक्स्ट है भी, कौन से तत्व का तुल्यांकी भार उसके परमाणु भार के बराबर होता है? कौन से तत्व का तुल्यांकी भार उसके परमाणु भार के बराबर होता है? ये पहली वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया हुआ है भाई। तुल्यांकी भार क्या होता है कि कोई भी तत्व है तो उसके लिए तो हम परमाणु भार कहेंगे, और बटे में संयोजकता, और यदि यौगिक है, कंपाउंड है, तो उसके लिए उसका आणविक भार और बटे में आयनित इलेक्ट्रॉन या आयनित आयन कह सकते हैं कि कितना आयन आ रहे हैं या कितने जा रहे हैं वहां से। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट होता है यानी समतुल्य भार होता है वो कितना, 1 ही आ जाता है। तो परमाणु भार भी 1 है हाइड्रोजन का और इक्विवेलेंट भी 1 है। तो यही पूछा है कि कौन सा तत्व है उसका परमाणु भार और तुल्यांकी भार सेम है। तो ऑप्शन में था हाइड्रोजन, तो यही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी नर्सिंग की जो गाइड है उसमें पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 37वां है, एज इट इज। नेक्स्ट है भाई, विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? तो विलय और विलायक मिलकर विलियन बनाते हैं भाई। विलियन इंग्लिश में सॉल्यूशन कहलाता है। विलियन के 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो इसमें जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। विलय क्या होता है? विलायक जो जिसको अपने में घोल लेता है वो विलय होता है। तो विलियन आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अभी, वाष्पीकरण क्या है? तो ये परिभाषा हर एग्जामों में इनमें लगभग पूछी गई है। ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, यानी कि आपको इनको ध्यान रखना है, या ठोस से सीधा गैस में बदलना। तो यहाँ पर वाष्पीकरण की बात कही गई है, तो द्रव पदार्थों से गैस में बदलना, द्रव पदार्थों से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो ऑप्शन था कि द्रव से गैस में बदलना, यही आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ पर, आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है पेज नंबर 210 पर दिखाया गया है। संघनन है, वाष्पीकरण है, या फिर जमना है, हिमकरण कह देते हैं, गलना है, पिघलना भी कह सकते हैं। ये सारी परिभाषा पेज नंबर 210 पर जो हमारी एसके बुक्स है उसमें दिखाई गई है। तो इसका आंसर था द्रव से गैस में बदलना, यानी कि जो गर्मियों में जैसे पानी उड़ जाता है, वाष्पित हो रहा है पानी, द्रव से गैस में बदल रहा है। इसी तरह गर्मियों में वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है क्योंकि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भी, ऑक्सीकरण क्या है? ये भी कई बार इन शिफ्टों में पूछा गया है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की तो कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस तरह से ऑप्शन बना रखे थे। दूसरा ऑप्शन था भी प्रोटॉनों की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, चौथा ऑप्शन था प्रोटॉनों की कमी। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि भाई ऑक्सीकरण क्या है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण की परिभाषा इन दोनों में जा रही है। यदि तीसरा ऑप्शन दोनों होता तो हम दोनों ही चुनते, लेकिन इन दोनों में से आंसर उठाना है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? इलेक्ट्रॉनों की कमी को देना है। यानी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रोटॉन तो उनके पीछे हैं। इलेक्ट्रॉन आए तो प्रोटॉन दब गए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्रोटॉन दिखाई देने लगते हैं। या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी डाल सकता है क्वेश्चन में या ऑप्शन में कि भाई इलेक्ट्रॉनों की तो कमी होती है और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा में कह देगा इलेक्ट्रॉनों की तो वृद्धि होती है और ऑक्सीजन अलग होता है। या फिर कहेगा प्रोटॉनों की कमी होती है और हाइड्रोजन जुड़ता है, प्रोटॉनों की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन में फिर ये वाला ऑप्शन सही होता। तो यानी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हमें तो इसकी परिभाषा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण क्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की वृद्धि, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण में आता है। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस में आता है भी? ऑक्सीकरण में आता है।
लोहे पर जंग लगना। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ पर, आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 219 पर है। नेक्स्ट है अभी, द्रव्यमान नियत का अनुपात क्या है? ये गुणित अनुपात में आता है अभी, गुणित अनुपात के नियम में आता है। इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक तत्व जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो उनका जो निश्चित द्रव्यमान है, नियत द्रव्यमान है, वो ही संरक्षित होता है उसमें। जैसे एक का दूसरे में बदल रहा है तो इसका निश्चित जो द्रव्यमान था वो दूसरे में उतना ही बदल जाता है। तो यानी कि वो क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन में यही आंसर था, गुणित अनुपात। नेक्स्ट है भी, कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक व परमाणु भार बराबर है? तो आवर्त सारणी का एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर होता है। तो इसका आंसर था हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन ही है भाई, क्योंकि एक में से एक गया तो जीरो, परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो जीरो, तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। तीसरी बात, हाइड्रोजन के नाभिक में, न्यूक्लियस में पूछ लेता है अभी, तो हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? कोई भी एटम हो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन हाइड्रोजन के नाभिक में, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जीरो है, तो इसके नाभिक में क्या बचा? केवल एक प्रोटॉन। तो याद रखना था हमें भी कि भाई हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन में पूछे कि भाई हाइड्रोजन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, दोनों ध्यान देना है हमें, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। तो इसका आंसर था हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या कहां पर मिलेगा? जो आर्मी नर्सिंग की जो बुक है एसके गाइड, उसमें पेज नंबर 6 पर दिखाया गया है, विभिन्न तत्व हैं और तत्वों के संकेत दिखाए गए हैं। तो हाइड्रोजन दिखाया गया वहां पर H11, तो परमाणु क्रमांक भी एक, परमाणु भार भी एक है, तो इसका आंसर था हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमने ये रसायन विज्ञान के 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब इन 15 क्वेश्चन में से जो 11 क्वेश्चन है हमारी बुकों में एज इट इज उठाए गए हैं। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। जीके की बात करें तो जीके में 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से 7 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे पास 4 क्वेश्चन ही अवेलेबल हुए हैं। उन 4 में से 3 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से 4 क्वेश्चन अवेलेबल हुए हैं हमारे पास, उनमें से 4 के 4 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से 9 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। 9 में से 6 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से 11 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 42 अवेलेबल हुए हैं, उनमें से 31 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। परसेंटेज रेशो की बात करें तो 74% जो क्वेश्चन है वो एसके बुक से आए हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं। सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की है। भारतीय, पहली की बात करें तो भारतीय थल सेना सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग वेटनरी सहायक पदों की भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक है। इसके अंदर आपको 2500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा, सभी टॉपिक्स उपलब्ध हो जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है और एक्सपेक्टेड और सटीक प्रश्नों का इस पर जोर दिया गया है। बात की जाए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ये बुक है, ये भी बहुत शानदार है। साथ ही अभ्यास पेपर सेट की बात की जाए सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग वेटनरी सहायक पदों की भर्ती परीक्षा के लिए, तो इसमें आपको 51 पेपर्स मिल जाएंगे और प्रत्येक पेपर का आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए, अग्निवीर आर्मी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये गाइड है, बहुत शानदार है। साथ ही सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।